नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। जो बच्चे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम उस तमाम जानकारी आपको देंगे कि जिससे आपका एग्ज़ाम करेक्ट भी हो जाएगा और कैसे क्या रणनीति बना के आपको चलनी है कि उस एग्ज़ाम को आप करेक्ट कर लें ईजिली। तो ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि जो हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें कुल टोटल जो वैकेंसी आई है वो 635 आई है। कितनी आई है? 635 आई है, जिसमें मेल की जो वैकेंसी है वो 346 है और फीमेल की अगर वैकेंसी की बात करें 289 है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो एक तरह से अगर देखा जाए गवर्नमेंट सर्विस में और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इतना नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है, इसको कम नहीं कहेंगे। मतलब एक मॉडरेट लेवल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको दी गई है, उसको कम नहीं कहेंगे, मतलब ठीक ठाक इसको आंकड़ा बोलेंगे। अगर हम बात करें कि इन 635 पोस्ट के सापेक्ष कितने फॉर्म पड़े हैं, तो इन 635 पोस्ट के सापेक्ष जो है करीब 2 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। कितने फॉर्म पड़े हैं? 2 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। अब यहीं पे जो है आपका कंपटीशन स्टार्ट होता है कि कैसे हम रणनीति बनाएं कि इन जो 2 लाख की भीड़ है इसमें से अपनी एक सीट निकाल ली जाए। वो कौन कौन से तरीके होंगे, वो कौन कौन सी तरकीब होगी कि जिस पे हम काम करेंगे और हमारा जो है मकसद कामयाब हो जाए, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए, अभी बहुत लोग 2 लाख नंबर ऑफ कैंडिडेट देख के घबराएंगे, सोचेंगे अरे यार बहुत ज्यादा पड़ गए, बहुत ज्यादा पड़ गए, लेकिन ये कम है दोस्तों। बात मानिए, इतना समझ जाइए कि कुछ नहीं है, ये 2 लाख बस आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस 2 लाख को जब अभी हम घटाना चालू करेंगे तो आपके सामने जो है एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे सामने आ जाएगी। अब सपोज दैट जैसे 2 लाख के आसपास फॉर्म का डाटा आ रहा है कि हॉस्टल वार्डन में पड़े हैं, तो 2 लाख के आसपास के डाटा का हम एक मेन डाटा लेते हैं कि हाँ इतना फॉर्म कंफर्म उसमें पड़ा होगा, इसमें वो कम बेसी नहीं होगा। तो हम एक आइडिया ले लेते हैं कि चलिए 1,80,000 जो है फॉर्म पड़े हैं हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी में। अब इन 1,80,000 में अगर आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जो फॉर्म भरते समय बहुत गलतियां किए होंगे या बहुत चीजें उनकी जो है वहां पे गलत वहां पे चली गई होंगी, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन कराकर छोड़ दिए होंगे। जैसे होता है ना कि बहुत बच्चे रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिए होंगे, और उसमें भी क्या होंगे कि उसमें भी 2 तरह के कैंडिडेट होंगे कि कुछ रजिस्ट्रेशन करा के पूरा फॉर्म ही छोड़ दिए होंगे और कुछ रजिस्ट्रेशन करा के आधा अधूरा फॉर्म भरे होंगे और उसको पूरा उन्होंने करेक्ट नहीं किया होगा। तो अगर उनकी एक संख्या ले ले तो उनकी संख्या हम रख ले रहे हैं 20,000 के आसपास, कि चलो 20,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे कि जो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़ दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि जो फॉर्म भरे तो होंगे लेकिन फॉर्म उनका आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें उन्होंने कुछ गलत या ब्लंडर मिस्टेक कर दिया होगा, तो वो आगे जाके उनका रिजेक्शन हो जाना है। तो ये 20,000 हम इसमें माइनस कर दिए। उसके बाद जो है करीब 60 से 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे। हम 60,000 ले रहे हैं, 60,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे कि जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, यानी कि वो एक स्टेपनी लेके चलते हैं कि जैसे फॉर्म आया चलो फॉर्म फिलअप कर दो, हाँ चलो हमारा रेलवे का भी फॉर्म है, हम रेलवे का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, इसका भी हम एग्जाम देने जा रहे हैं, रेलवे में हम फोकस है, एसएससी का भी एग्जाम देना है। जैसे नहीं होता, कई तरह के उन्होंने फॉर्म डाले हैं, तो वो फॉर्म तो उन्होंने डाला है, लेकिन क्या है कि एंड टाइम पे, मेन टाइम पे जब वो डिसीजन लेंगे तो वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। और आप देखिए, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही को ले लीजिए। मैं एक अध्यापक हूं, मैं खुद जब एग्जाम कराता हूं तो ये चीज हम लोग बहुत नोटिस करते हैं कि जैसे कहीं नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट 36 हैं एक कमरे में, तो उसमें 20 ही बच्चे आए, 22 ही बच्चे आए, 14 बच्चे एब्सेंट हो गए, 15 बच्चे एब्सेंट हो गए। तो अगर एक कमरा में 15 बच्चा एब्सेंट हो रहा है एक विद्यालय में, और सोचिए उस विद्यालय में अगर 20 कमरे हैं तो 15 गुणे 20 निकाल लीजिए कितने बच्चे एब्सेंट हो गए केवल एक ही विद्यालय में, जिले के एक विद्यालय में। तो उसी तरह से एक जो आंकड़ा आपको दे दें कि 60,000 के आसपास ऐसे बच्चे होंगे कि जो एकदम डेफिनेटली श्योर है कि वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। उन 60,000 को भी आप माइनस कीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये जो पूरा आंकड़ा आ जाएगा आपका 1 लाख आ जाएगा, यानी कि 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे कि जो इस एग्जाम में आपसे फाइट करेंगे।
अब जो बचे 1 लाख कैंडिडेट हैं, इन्हीं 1 लाख कैंडिडेट में आपकी फाइट होनी है। 1 लाख कैंडिडेट का ट्रुथ ये है कि आप सब जानते हैं कि इसमें जो मन से पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आपके केवल 25% होते हैं। अगर एक आपको आइडिया दिया जाए या रेशियो दिया जाए, जो मेहनत करने वाले होते हैं, हाड़तोड़ मेहनत करते हैं कि कोई एसएससी दे रहा है, कोई यूपी का जो है आपका पीसीएस दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब बराबर जो एग्जाम दे रहा है उसमें मेहनत करने वाले जो होते हैं वो 25% होते हैं कि जिनकी यहाँ पे पूरी तरह से मतलब फाइट होती है, एग्जाम में पकड़ होती है कि वो उतने में वो फाइट करेंगे। बाकी जो 75% होते हैं, 75% में भी 25% ऐसे होते हैं कि जिनका जो लेवल होता है वो एक मॉडरेट लेवल का होता है, मतलब न वो ज्यादा जानते हैं ना वो कम जानते हैं, लेकिन वो बीच के होते हैं, मतलब वो वहां पे उतना वो फाइट नहीं कर सकते हैं, उस कट ऑफ के रेंज को नहीं पार कर सकते हैं। और बाकी जो 50% जो होते हैं वो 50% समझ जाइए कि इसमें ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने फॉर्म तो डाल दिया है लेकिन उस पर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, या मेहनत नहीं करना चाहते हैं, या 1 2 जगह 3 जगह फॉर्म डाले हैं, या एक स्टेपनी के रूप में फॉर्म डाले हैं कि चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मतलब एक होता है ना कंटिन्यूअस में कि चलो भाई हम इसका भी पैटर्न देख लें, इसका भी पैटर्न देख लें, उस हिसाब से होते हैं। तो यहाँ जो 1 लाख की जो भीड़ है इसमें अगर जो फाइट अगर आप निकालेंगे तो इसमें 25% में ही फाइट है। कितने में है? 25% में ही फाइट है। और इन 25% का अगर हम आपको डाटा दे दें तो ये 25% आपका लगभग में हो गया 25,000 कैंडिडेट। कितना कैंडिडेट? 25,000 कैंडिडेट में आपकी फाइट है। और बाकी जो 75,000 कैंडिडेट हैं, मैंने बताया ना 75,000 कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं कि जो 25% ऐसे हैं कि जो बीच के हैं, मतलब उनका नॉलेज क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन में है, आधा उनका क्लियर है तो आधा नहीं क्लियर है, उस हिसाब से। और 50% ऐसे हैं कि इन्होंने स्टेपनी में फॉर्म डाला है, तरह तरह की चीजें वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं, या साइड में उनका कोई इनकम या बिजनेस चल रहा है, एक टेम्पोररी के रूप में फॉर्म डाले हुए हैं, उतना वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस हिसाब के कैंडिडेट हो गए। तो ये जो 25,000 कैंडिडेट है इसी में फाइट है। और इन 25,000 में वही बच्चा फाइट करके इस कहते हैं ना कि ये जो 635 है तो 635 गुणे 10, अगर आप 635 गुणे 10 करेंगे तो लगभग में 6350 यानी 6,350 कैंडिडेट को छाटा जाएगा टीयर 2 के लिए। तो टीयर 1 की जो डगर है वो इसी पे डिपेंड है कि आपको ये समझ आए कि इस 25% यानी कि 25,000 में जूझना है और वहां से अपनी एक सीट आपको निकालना है। अभी थोड़ा सा घास पास हो गया बोर्ड पे, मैं मिटा दे रहा हूं, आप समझेंगे। 1 सेकेंड, 1 मिनट। अब आपको समझ में आएगा। तो अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की तो ये 635 है और टीयर 1 में कितने बच्चों को बुलाया जाना है? 6,350। मैंने क्या बताया कि उसमें आपका 25% ही बच्चे आपसे फाइट करेंगे और वो 25% बच्चों की संख्या कितनी है? 25,000 है। तो अभी आपके पास एक बहुत ही बढ़िया गोल्डन मौका है कि आप इस वैकेंसी को हथिया सकते हैं, एक ले सकते हैं। बस बशर्ते इसमें आपको मेहनत करनी है, अपनी सूझबूझ का परिचय देना है, उस हिसाब से काम करना है कि जिस हिसाब से आप चीज़ों को वहाँ पे कैश कर ले जाएं। इसके बाद रास्ते और आसान है, क्योंकि देखिए ये जो 25,000 बच्चे हैं, इन 25,000 बच्चों में जो मेरिट बनेगी वो केवल 6,350 बच्चों को फाइनल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि टीयर 2 के लिए इन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा। और टीयर 2 में क्या है कि टीयर 2 में बहुत बच्चे, मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे। कारण ये है कि टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर में बहुत बच्चों की हैबिट जो है नहीं होती है। जैसे आप एसएससी पढ़ रहे हो, आप सीजीएल पढ़ रहे हो, आप रेलवे भी पढ़ रहे हो, ग्रुप डी भी पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हो, आपका सब ओके है, लेकिन जब जहां आंसर लिखने की बारी आएगी इसी में बच्चे फंसेंगे। और ये आंसर आपके स्कूल या कॉलेज का जो है क्वेश्चन पेपर नहीं है कि जिसमें आप कुछ भी आम एमडी लिख देंगे आपको पास कर दिया जाएगा। ये आपका सिलेक्शन का पेपर है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन होंगे, उस हिसाब से पूछे जाएंगे, उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो जो टीयर 2 की बारीकी को समझेगा वो तो आराम से अपना एक सीट निकाल ले जाएगा, और जो टीयर 2 की बारीकी को नहीं समझेगा उसकी सीट यहाँ पे पूरी तरह से फंसेगी, पूरी तरह से फंसेगी, और वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसकी वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। तो ये है पूरा क्लास। आई होप आप समझ गए होंगे कि 1,80,000 के आसपास जो फॉर्म पड़े हैं उसमें आपकी फाइट कैसे और किन मुद्दों पे होगी।
तो आप अब जान चुके होंगे कि कैसे मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। अब बात करते हैं आपके काम की। अगर आप ये चाहते हैं कि इन 635 वैकेंसी में हमारी भी सर एक सीट फिक्स हो जाए, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए देखिए, आपको एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। रणनीति ये बनानी होगी कि पहले टीयर 1 को क्रैक करने का आप सोचिए कि टीयर 1 को आप कैसे क्रैक करेंगे। बात तो सही है कि आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, आप जो है रीजनिंग लगा रहे हैं, आपका रीजनिंग पे अच्छा पकड़ है, मैथमेटिकल्स भी आपका बहुत बढ़िया है, उस पर भी आप अच्छा कर रहे हो, डोमेन नॉलेज में भी आपका नेट वगैरह पे अच्छा पकड़ है, सब अच्छा कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के क्राइटेरियाज होते हैं आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन के। कभी कभार क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर के लगा के तो जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं, नहीं पूछे जाते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, वहां पे क्वेश्चन एक अलग पैटर्न से सेट कर देता है। कभी कभार ये होता है कि हम बहुत ज्यादा हम पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि जिसको हम छोड़ के आते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इन सब के लिए हम आपको बता दें कि हम बैच लेके आए हैं। खास तौर पे हमारा एक बैच टीयर 2 का चल रहा है और एक बैच हमारा टीयर 1 का चल रहा है। एक बैच टीयर 2 का चल रहा है, एक बैच हमारा टीयर 1 का चल रहा है। अगर आप टीयर 1 का बैच हमारे यहाँ लेते हैं तो अगले 40 से 45 दिनों में हम इतनी आपको एक रैपिड टेस्ट सीरीज कराएंगे कि जिसमें आपकी पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे हम हैंडल करेंगे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये होगी कि इसमें 90 से 95% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के दिन दिखाई देंगे। हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर लेना है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है और इतना बैकअप बना लेना है कि उस दिन एग्जाम में हमको वापस मुड़ के नहीं देखना है। तो ये टीयर 1 का हमारे यहाँ बैच चल रहा है। टीयर 1 का बैच अगर आप लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 40 से 45 दिनों में हम टीयर 1 आराम से क्लियर कर लें, तो ये बैच लेने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आपको 251 रुपीज का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर पर वापस भेज देना है। बाद में आपको टीयर 1 के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और वहां पे रैपिड तरीके से अगले 40 से 45 दिनों तक आपकी पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी और इसमें पूरी जिम्मेदारी होगी कि हम आपका टीयर 1 क्रैक करा देंगे। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ टीयर 2 का भी बैच चल रहा है। टीयर 2 का बैच बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, एक बात सब लोग जान दीजिए, ये आपके सिलेक्शन का बैच है। क्योंकि देखिए, अगर आप टीयर 1 निकाल भी लेते हो तो टीयर 2 में सबकी गाड़ी फंसेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटेन आंसर देना है और इसमें आपको पास्को एक्ट से लेके चाइल्ड एक्ट से लेके सब कुछ आपको पढ़ना है, लेबर एक्ट से लेके। और जानते ही हैं कि जो लॉ के जो पेपर होते हैं वो हार्ड एंड टफ होते हैं। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर हुए तो पूरा आंसर आपका गलत हो गया। और ये स्कूल की कॉपी है नहीं, ये आपके सिलेक्शन की कॉपी है, तो उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो टीयर 2 में खासतौर पर डिस्क्रिप्टिव पेपर में हम कैसे बेहतर आंसर राइटिंग करें, किन किन बातों का ख्याल रखें, आंसर को हम फ्लो चार्ट के माध्यम से कैसे लिखें, डायग्रामेटिक तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करें, कौन कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं, राइटिंग को और सूटेबल तरीके से कैसे बनाएं, कैसे हम एग्जामिनर के ऊपर अपना बेहतर प्रभाव छोड़े, हेडिंग डालने का तरीका क्या होगा, मतलब वो सारी बारीकियां जो एक आंसर राइटिंग में सिखाई जाती है मेंस पेपर लिखने के लिए, वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्रॉपर क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आपका टीयर 2 का पूरा जिम्मेदारी हम उठाएंगे और आपका टीयर 2 का एग्जाम क्रैक करवाएंगे। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर दिए जाएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा 250 शब्दों में, 150 शब्दों में, 50 शब्दों में, उसको आपको लगाना होगा। और इसमें भी हम इतना बैकअप लेके चलेंगे अगले 4 महीने तक कि आपको फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। टीयर 2 का बैच इसलिए भी तत्काल देना जरूरी है क्योंकि आपके पास टाइम कम है। अगर आप इधर 4 महीने अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मालूम चलेगा कि आपको अगले 5वें महीने में प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बस रिवीजन करना होगा और उसमें आपको अपना सिलेक्शन लेना होगा। तो यही हमारा टारगेट है। बाकी अगर आप टीयर 2 का भी बैच लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के आप हमसे जुड़ सकते हैं। अन्य कोई सहायता चाहिए या अन्य कुछ आप जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।